हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज आप जानेंगे अव्यय के बारे में। अव्यय किसे कहते हैं? तो परीक्षा कोई भी रही है, अव्यय के अंतर्गत प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपने पहले भी इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, और आज आप जो पढ़ेंगे उसका अनुभव कुछ अलग ही होगा। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं, अव्यय कहते किसे हैं। तो आज की क्लास में जो चर्चा होने वाली है अव्यय की होने वाली है। अब अव्यय बच्चा आपको ध्यान रखना है कि अव्यय वो शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कार्य के अनुसार जो है परिवर्तित नहीं होते हैं, या कह सकते हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो वो क्या कहलाते हैं बच्चे? वो अव्यय कहलाते हैं। अब इनको कितने प्रकार से बांटा गया है तो ये आप विस्तार से पढ़ेंगे हमारे साथ। चलिए तो देखते हैं। इसमें आपको याद रखना होगा कि भाई कैसे और क्या चीजें होती हैं। तो आ जाते हैं अव्यय के बारे में। आप इस डेफिनेशन को याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है। तो बच्चे इसकी परिभाषा सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष और कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है बच्चे। ठीक है, ठीक है जी। ये शब्द सदैव अपरिवर्तित होते हैं। अपरिवर्तित यानी कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी होते हैं। ठीक है, जिनमें परिवर्तन नहीं होता वो शब्द ही क्या कहलाते हैं? अविकारी कहलाते हैं। उन्हें क्या है? वो हमेशा अव्यय रहते हैं या अपरिवर्तित रहते हैं, या उन्हें अव्यय कहते हैं। इनका मूल रूप जो होता है वो स्थिर रहता है। ठीक है, कभी बदलाव नहीं आता उनमें। जैसे आप इसको जानेंगे, आज है आज। ठीक है, आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, क्यों। ठीक है जी, ठीक है। जब, तब, और, अतः, इसलिए आदि ढेरों ऐसे शब्द हैं जो क्या है? अव्यय होते हैं। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब आप ये समझेंगे सबसे पहले कि जैसे देखो लिंग है, लिंग है ना। अब आज के लिए आप क्या करोगे कि आज जो है, अगर आप इसे लिंग में क्या है, लड़का स्कूल जाएगा, लड़का आज, लड़का आज स्कूल जाएगा। ठीक है, स्कूल जाएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है जी। अब अगर लड़के की जगह हम क्या है, लड़की कह दें, लड़की, ठीक है जी, लड़की आज स्कूल जाएगी, स्कूल जाएगी, तो स्कूल जाएगी। ठीक है जी, ठीक है। तो अब क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आज जो है वो पुरुष में भी और स्त्रीलिंग दोनों में आज स्थिर है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बस उसी को अव्यय कहते हैं। समझे बच्चा जी? ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है और इसमें ही आप क्या है, सफलता प्राप्त करने वाले हैं। अब देखिए, जैसे कब है, कब। ठीक है, कब, तो राम तुम, राम तुम कब जाओगे। ठीक है जी, राम तुम कब जाओगे। अब राम की जगह पे हम यहाँ कहें राधा तुम कब जाओगी। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे क्या कर दिया है, राधा बना दिया, यानी कि लिंग कौन सा हो गया, तो आप कहेंगे स्त्रीलिंग हो गया है। और यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग हो गया है। लेकिन अब ये क्या है, कब जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में सेम। इस तरह से आपको ये चीजें ध्यान रखनी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब आप अगर वचन में बात करें तो एक वचन के लिए भी आप इनमें कुछ भी कहने वाले हैं तो ये क्या है, परिवर्तित नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, कई लोग कब जाएंगे या एक लोग कब जाएगा, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि कब तो कभी रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है जी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आगे देखते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि अव्यय के भेद। तो भैया देखो, आपको जानना होगा अव्यय के भेद कितने होते हैं, तो आप समझ गए हैं कि 4 भेद होते हैं। ठीक है, अव्यय के कितने भेद हो गए हैं, तो आपको पता चला कि अव्यय के 4 भेद होते हैं। लेकिन कौन कौन से होते हैं इसके बारे में तो आगे जानेंगे ना। चलिए तो इसको जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अपना पॉइंट क्या दे रखा है जी, क्रिया विशेषण। पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, क्रिया विशेषण। अव्यय के जो 4 भेद हैं उनमें से पहला कौन सा हो गया, तो आप कहेंगे क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है बच्चे, नंबर 1 क्रिया विशेषण हो गया। अब ये क्या है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है बच्चे, समझे? जो शब्द क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब क्रिया की विशेषता कैसे बतलाएंगे, तो देखो कोई भी कार्य किया जाता है, क्रिया हो रही है, वो किस तरह से हो रही है, ठीक है, उसकी विशेषता बताई जाती है, वही क्या है, क्रिया विशेषण। देखो क्रिया विशेषण के कार्य, अब क्या है कि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बतलाता है, नंबर 1 बात। ठीक है, जैसे में समझेंगे, क्या समझेंगे कि वह धीरे धीरे बोलता है। कैसे बोलता है, वो धीरे से बोलता है। कैसे बोलता है बच्चे, क्रिया कैसे हो रही है बोलने की, आप कहेंगे धीरे से बोलने की क्रिया हो रही है।
भाई वो बोलता है, क्या काम हो रहा है, बोलने का काम हो रहा है। विशेषता क्या है उसकी, धीरे से बोलता है, तो ये क्या है, तो आप कहेंगे क्रिया विशेषण। क्या है बच्चे, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वह जोर से हंसता है, भाई हंसना क्या है, तो आप कहेंगे हंसना हो गया क्रिया। अब कैसा हंसता है, तो जोर से हंसता है, तो ये क्या हो गया, तो आप कहेंगे क्रिया की विशेषता बताई गई, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। कैसे हंसता है, जोर से हंसता है। क्लियर। उपयुक्त वाक्यों में धीरे से और जोर से क्या कहलाए, क्रिया विशेषण। ठीक है बच्चे, जो क्रम से बोलना और हंसना जो है आपका, वो क्रियाओं की विशेषताएं बतलाता है। तो ये तो आप समझ गए यहीं पर कि क्या होना चाहिए था। ठीक है, आगे देखिए, क्रिया विशेषण क्रिया के संपादित होने का ढंग बतलाता है। वही तो है भाई, क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया का कार्य कैसे हो रहा है, उसका ढंग या उसका तरीका ही बताता है। ठीक है ना, जैसे पुस्तकें धड़ाधड़ बिक गई, क्या हो गई भाई, बिक गई। बिकना क्या है, तो आप कहेंगे कि कार्य हो रहा है, बिक रही है, तो बिक गई, कैसे बिकी, धड़ाधड़ बिकी, तो ये भी क्या है, आप कहेंगे क्रिया विशेषण। क्या है बच्चे, धड़ाधड़ क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बतलाई गई है। ठीक है जी, ठीक, इस तरह से आगे बढ़िए। यहाँ पे धड़ाधड़ क्रिया विशेषण है और बिकने की क्या है, क्रिया का ढंग बतलाया गया है। कोई भी दिक्कत आई आपको तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, कोई परेशानी आपके सामने नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं अपने पॉइंटों के बारे में। अब आपको क्या है, सेकंड पॉइंट आपके सामने आ जाता है, क्रियाएं क्या है। अभी जो पीछे पॉइंट था कि अर्थ के आधार पर क्रियाएं विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं। अभी आप क्या पढ़ रहे थे, अभी आपने पॉइंट को देखा क्रिया विशेषण। अब के चार हिस्सों में से पहला पॉइंट था क्रिया विशेषण। अब उसके अंतर्गत आपने क्या पढ़ना है, आपने पढ़ना है कि क्रिया विशेषण के भी चार प्रकार होते हैं। ठीक है बच्चे, क्रिया विशेषण के भी कितने प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण के भी चार प्रकार होते हैं। ठीक है, ठीक है जी। नंबर 1 की बात करते हैं, स्थानवाचक। तो स्थानवाचक से आप समझ ही गए होंगे, जहां आपको स्थान के बारे में बोध होता है वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, जैसे स्थानवाचक में आपका पॉइंट आ जाता है स्थितिवाचक, यहां वहां भीतर बाहर। ठीक है, बिल्ली कहां पर है, बिल्ली यहां पर बैठी है। ठीक है, लड़का वहां गया है। ठीक है, कुत्ता कमरे के भीतर है। ठीक है जी, बुढ़िया कमरे के बाहर बैठी है। तो ये क्या चीज हो जाएंगी, स्थितिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाती हैं। आगे देखिए दिशावाचक। अब ये मत कहना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको याद रखना है। दिशावाचक, दिशावाचक, इधर कौन खड़ा है, इधर। ठीक है, इधर कौन खड़ा है, उधर कौन गया है, अभी उधर। तो ये क्या है, दिशा का बोध कर रहे हैं कि इधर गया है, उधर गया है। क्लियर जी, तो इधर उधर और मेरे दाएं या मेरे बाएं, मेरे दाएं या मेरे बाएं, ये क्या है, दिशा बोधक है। चलिए बच्चा, तो आप तो समझदार हैं, समझ तो गए हैं, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आ जाते हैं उसी के अंतर्गत उसके अगले पॉइंट की तरफ। अब इसमें क्या है, अब सेकंड पॉइंट आ जाता है किसके अंतर्गत, क्रिया विशेषण के अंतर्गत। दूसरा आ जाता है कालवाचक। क्या आ जाता है बच्चे, कालवाचक। कालवाचक जिसमें आप समय का बोध होता है, काल का बोध होता है, उसे आप कालवाचक कहते हैं। क्लियर जी, इसमें क्या है, समयवाचक। ठीक है, समयवाचक आ जाएगा, राम आज स्कूल जाएगा, तुम कल उसे मिलने जा रहे हो, मैं अभी दुकान से दूध लेकर आता हूं, तुम तुरंत दौड़ कर जाओ। ठीक है, ये किस में आएंगे, आप कहेंगे समयवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। क्लियर जी। अवधिवाचक, अवधिवाचक भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है बच्चे, कैसे, अवधि यानी अवधि क्या है, अवधिवाचक, मैं रात भर पढ़ता रहा, तुमने दिन भर खेत में काम किया, आजकल बच्चे बहुत शैतान हो गए हैं, नित्य क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। क्या है, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका अवधिवाचक। ठीक है, बारंबारता वाचक, यानी हर बार तुम ऐसा ही कहते रहते हो, कई बार तुमको बुलाया तुमने सुना नहीं, प्रतिदिन स्कूल जाना चाहिए, ये किस में आएंगे, बारंबारता, बार बार कार्य किया जाता है। ठीक है, जैसे प्रतिदिन में क्या कहते हैं, प्रत्येक दिन। क्या कहते हैं, प्रत्येक दिन, यानी दिन दिन। ठीक है, रोज रोज। आते हैं थर्ड पॉइंट पे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है जी, इसमें क्या है, अधिकता का बोध होता है, परिमाण में न्यूनता का बोध होता है, यानी कि अधिकता हो गई है, न्यूनता यानी कि कम हो गया है, पर्याप्ति बोधक पर्याप्त है हमारे लिए, तुलना बोधक जहां तुलना की जाएगी, और श्रेणी बोधक जहां श्रेणी के बारे में बात की जाती है। समझे बच्चा, कैसे, देखिए अधिकता बोधक। अब देखो आप ऐसे समझ सकते हो, आप किसी के घर पे गए, आप वहां पे क्या है, मेहमान है, रिश्तेदार है। ठीक है, अब क्या है, अब आपको उन्होंने भोजन दिया, तो क्या है भाई, भोजन क्या है, अधिक हो गया है। ठीक है, भोजन क्या है, अधिक हो गया है, इतना नहीं खाना, न्यूनता, कम चाहिए। ठीक है जी,
पर्याप्त, आपने कहा इतना ही पर्याप्त है, इतना ही पर्याप्त है। तुलना बोधक, अरे हम तो इतना खा लेते हैं, आपने तो कम ही लिया है। ठीक है जी। श्रेणी बोधक, बार बार आते रहिए, ये क्या कहलाएंगे? तो आप कहेंगे ये सभी आ जाएंगे आपके परिमाणवाचक के अंतर्गत। ठीक है जी। अधिकता बोधक में बहुत है, ठीक है, बहुत है, भोजन बहुत है, ठीक है, खूब खाया हमने, कितना खाया? खूब खाया है, ठीक है। अत्यंत है, अत्यंत, अति अंत, क्या है? अत्यंत, अत्यंत है यानी कि अधिक है। अति कहते हैं ना किसी की अति क्या है? बुरी होती है, यानी कि ज्यादा, ज्यादा। ठीक है जी। न्यूनता बोधक, जरा, जरा सा दूध दे दीजिए, थोड़ा दूध दे दीजिए। किंचित, ठीक है, किंचित यानी कि कम, कम चाहिए, ठीक है, इसमें से कुछ ही सामान चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, कुछ ही सामान चाहिए। पर्याप्ति बोधक, जहां पर्याप्त हो जाती है, पर्याप्तता, बस इतना ही, बैलेंस में, कैसे? बस इतना ही बहुत, यथेष्ट, पर्याप्त है इतना, काफी है, ठीक है इतना ही। ठीक है जी। तुलना बोधक में जहां तुलना कर देते हैं, तुलना करके क्या है कि आपने उनसे कम खाया, आपने उससे अधिक पढ़ा, आप इतना नहीं जानते, आपने तो उतना भी नहीं किया जितना करना चाहिए था, ये किसमें आ गया? तुलना बोधक में। ठीक है बच्चे। आगे आते हैं श्रेणी बोधक के अंतर्गत। श्रेणी बोधक जहां क्रमवार होता है, श्रेणीवार होता है, बारी बारी से आ जाइए, तिल तिल कर मर रहे थे, थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहना चाहिए, तो ये किसमें आ गया? तो आप कहेंगे ये सभी परिमाणवाचक के अंतर्गत आ गया। आगे देखेंगे अगला पॉइंट आपका आता है रीतिवाचक। ठीक है जी। रीतिवाचक, रीतिवाचक के अंतर्गत क्या कहेंगे कि रीति के आधार पे जहां पे आपसे प्रश्न किया जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण वो कहलाता है। कैसे? जैसे देखिए, ऐसे, वैसे, कैसे, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तुम धीरे से कर लेते, अचानक तुम उनके घर पर आ गए, कदाचित ऐसा हो जाता, अवश्य ऐसा काम करना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। ठीक है। अब इन सब के अंतर्गत क्या है? तक, सा, तो, हाँ जी, यथा संभव, ये किसके अंतर्गत? रीतिवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। क्लियर जी। चलिए आगे देखते हैं। अब आपने क्या पूरा कर लिया? अब आपने पूरा कर लिया क्रिया विशेषण के भेद। अभी देखिए आपने क्या पूरा किया, आपने 4 पॉइंट पूरे कर लिए क्रिया विशेषण के। आपने वहां पे स्थिति के आधार पे पहला पॉइंट क्लियर किया, ठीक है, स्थिति बोध। ठीक है बच्चे। आपने दूसरा उसमें क्या किया? तो आप कहेंगे कालवाचक कर लिया है, कालवाचक कर लिया है। आपने जो तीसरा पॉइंट किया है वो परिमाणवाचक कर लिया है, परिमाणवाचक। ठीक है बच्चे। आपने जो अगला पॉइंट किया रीतिवाचक कर लिया है, ठीक है, रीतिवाचक। अब ये किसके भेद थे, किसके अंतर्गत आपने पढ़ा? तो आप कहेंगे ये क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार थे, 4। ठीक है, 4 प्रकार थे, 1 2 3 4। क्लियर। आपने सबसे पहले पहला पॉइंट जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? क्रिया विशेषण। अव्यय के भेद का पहला पॉइंट क्या पढ़ा था आपने? क्रिया विशेषण पढ़ा। ठीक है जी। ठीक है बच्चे, समझ गए आप। अब आप है, आपने क्रिया विशेषण, अव्यय का पहला है क्रिया विशेषण। ठीक है जी। ठीक है। क्रिया विशेषण के अंतर्गत आपने क्या पढ़ा? क्रिया विशेषण के 4 प्रकार, क्रिया विशेषण के, क्रिया विशेषण के कितने प्रकार पढ़े बच्चा? 4 प्रकार पढ़े आपने। क्लियर है जी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आपने पहला क्रिया विशेषण पूरा कर लिया, ठीक है। अब आप पढ़ रहे हैं संबंध बोधक। जो अव्यय, क्या दे रखा है कि जो अव्यय, ठीक है बच्चे, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद अगर संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहलाते हैं। कैसे? कि वह दिन भर काम करता रहा, यहाँ पे क्या आएगा? दिन भर काम करता रहा। ठीक है बच्चे, क्या करता रहा? दिन भर काम करता रहा। क्या करता रहा? दिन भर। ठीक है। भर, भर क्या है? तो संबंध बोधक। वह दिन में काम करता रहा? नहीं, वो दिन भर काम करता रहा, तो ये क्या कहलाएगा? आप कहेंगे संबंध बोधक कहलाएगा। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, तो ये कहां पे आएगा सेंटेंस आपका? ये यहाँ पे आने वाला है। देखिए 1 मिनट, मैं इसको ना इधर ही कर देती हूँ। देखो पहला सेंटेंस, वह दिन भर काम करता रहा, करता रहा। ठीक है बच्चे, क्या करता रहा? दिन भर काम। भाई दिन में काम किया नहीं, दिन भर काम किया, संबंध बोधक पे। ठीक है बच्चे। अगला क्या है? मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। क्या है? मनुष्य पानी के बिना
पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। ठीक है जी, रह सकता। क्लियर क्लियर। अब क्या है, मनुष्य पानी के बिना, क्या है, बिना जीवित नहीं रह सकता। तो मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। बिना शब्द क्या है, संबंधवाचक है, जोड़ रहा है इनको कि मनुष्य क्या जीवित नहीं रह सकता है, पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, सेम उसी कंडीशन में कि मैं विद्यालय तक गया था। कहां गया था बच्चे, तो मैं विद्यालय तक गया था। तो तक से क्या है, तो आप कहेंगे संबंध बोधक अव्यय सूचक है ये। ठीक है जी, आगे बढ़े जी। अर्थ के आधार पे संबंध बोधक अव्यय के कितने प्रकार हैं, 14 प्रकार हैं बच्चे। कितने प्रकार हैं, तो आप कहेंगे 14 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, ये चीज तो जानने वाली है ना। चलिए तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, आते हैं कि 14 प्रकार कौन कौन से हैं। तो ये रहे आपके सामने, क्या दे रखा है, देखते हैं। आगे पीछे निकट समीप समान बाहर, कौन सा पॉइंट है, स्थानवाचक। इसको इधर लिख देते हैं। कौन सा पॉइंट है ये, स्थानवाचक। स्थानवाचक है, यानी कि स्थान का बोध कराता है। राम मेरे आगे है, तुम मेरे पीछे खड़े हो, शाम के निकट हैं, और क्या है, तुम्हारे पिता मेरे समीप खड़े थे। ठीक है, मेरे सामने से हट जाओ, कहां चले जाओ, बाहर चले जाओ। तभी किसके अंतर्गत आते हैं, स्थानवाचक के अंतर्गत आते हैं बच्चा। ठीक है, दूसरा होता है दिशावाचक। दिशावाचक का मतलब वही अभी बताया था, दायां बायां इधर उधर, ये क्या है, ये दिशावाचक के अंतर्गत आते हैं। हमारे आसपास, ये भी क्या है, दिशा सूचक कहलाते हैं। ठीक है, कालवाचक की बात करें तो तुम पहले आए थे, मैं बाद में आया, मेरे आगे तुम थे, उसके पश्चात वो आया, तो ये कालवाचक के अंतर्गत आता है। साधनवाचक, साधन क्या, साधन का मतलब क्या है कि द्वारा, तुम्हारे द्वारा मेरा एक कार्य पूरा हो गया, तुम्हारे माध्यम से मैंने अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखा। ठीक है जी, तुम्हारे सहारे, तुम्हारे जरिए और मार्फत। ठीक है, उद्देश्यवाचक, तुम्हारे लिए, उद्देश्यवाचक, तुम्हारे लिए मैंने ऐसा कर दिया, तुम्हारे वास्ते कर दिया, हेतु कर दिया, निमित्त कर दिया। ठीक है, व्यतिरेकवाचक, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसके अतिरिक्त और तुम कर क्या सकते थे, इसके सिवा तुम क्या कर सकते हो, बगैर, बिना, रहित, किसके अंतर्गत आ गया, विनिमयवाचक में आ जाते हैं। बदले, एवं, स्थान, पर, जगह पर, ये किसके, विनिमय। सादृश्य, सादृश्यवाचक, समान, तुम्हारे तुल्य, तुम्हारे बराबर, तुम्हारे योग्य तर। ठीक है जी। विरोधवाचक, तो जिसमें विरोध होता है वही विरोधवाचक होता है। सहचर्यवाचक में साथ, संग, सहित, समेत, तुम्हारे सहित, तुम्हारे संग जीना है। ठीक है, तुम्हारे साथ साथ चलना है। विषयवाचक में आ जाते हैं तो संबंध, विनय, आश्रय, भरोसा। वाचक, लगभग, भरकर, मात्र, इतनी मात्रा में, इतने तक, अंतर्गत। ठीक है जी। तुलनावाचक की अपेक्षा, समक्ष, समान, तुलनावाचक के अंतर्गत आते हैं। कारणवाचक में कारण हो जाएगा, इसको देख लेते हैं, हटा देंगे, परेशानी से और मारे। ठीक है, ये किस में हो गया, कारणवाचक में। तो इस तरह से आपके कितने हो गए, 14 पॉइंट हो जाते हैं इसके संबंधवाचक के अंतर्गत। आगे आ जाते हैं समुच्चय बोधक पॉइंट को आप पढ़ेंगे इसमें। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय क्या, कि दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है जी, जैसे में आप याद रखेंगे, सूरज निकला, पक्षी बोलने लगे। तो देखिए, सूरज निकला अलग सेंटेंस हो गया, पक्षी बोलने लगे अलग सेंटेंस हो गया, और को इसमें रख दिया तो दोनों जुड़ गए। ठीक है, इसी को यहाँ पे क्या हो गया है, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। ठीक है, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, यहाँ और क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है जी, आगे देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय के मूलतः कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक कौन सा होता है, समानाधिकरण होता है, और दूसरा व्याधिकरण होता है। समानाधिकरण किसे कहेंगे, तो समानाधिकरण में आप कहेंगे कि इसके अंतर्गत कितने आते हैं, इसके अंतर्गत भी 4 पॉइंट आते हैं। कौन कौन से आते हैं, संयोजक आता है, विभाजक आता है, ठीक है, और क्या है आपका, परिमाण आता है। ठीक ठीक जी, व्याधिकरण को आप आगे पढ़ेंगे, तो आपको इतनी चीज जाननी है, पहले आप इसको समझ लीजिए क्या है। तो आपको याद रखने वाली चीज क्या है कि समुच्चय बोधक अव्यय के मूलतः कितने प्रकार, तो आप कहेंगे 2, कौन कौन से, समानाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक है, समानाधिकरण की जब बात करते हैं तो ये है इसके अंतर्गत कि इसमें कितने भेद हैं, इसके 4 उपभेद होते हैं। ठीक है, 4 उपभेद होते हैं। कितने होते हैं इसके उपभेद, 4 होते हैं। कौन कौन से, संयोजक यानी जोड़ने वाला, और वह, एवं, तथा। ठीक है, विभाजक जो कर देता है, ये नहीं हुआ तो ये कर लेते, है ना, वाह, अथवा, किंवा, नहीं तो, है ना, ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा कर सकते थे, नहीं तो ऐसा हो जाता। तो एक इसमें आएंगे विभाजक में, संयोजक जोड़ने के लिए, विभाजक तोड़ने के लिए, आपको इस तरह से इसको याद रखना रहेगा। ठीक है जी। विरोध, अब विरोध दर्शक की बात करें, इसमें क्या है, पर, भाई मैं चलता, पर क्या बताऊं, ये समस्या मेरे सामने आ गई, है ना, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, वरन, तो ये किसमें आ गए, आप कहेंगे विरोध दर्शक में आ गए। परिमाण दर्शक की अगर बात करते हैं, इसलिए ये काम नहीं हुआ, अतः, अतएव। ठीक है, राम नहीं आया इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता, तो ये क्या है, हुआ, हो जाएगा आपका परिमाण दर्शक। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। अगले पॉइंट में आप बात करेंगे किसके, व्याधिकरण की। व्याधिकरण की,
अव्याधिकरण समुच्चय बोधक के भी कितने हैं? 4 उपभेद होते हैं, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। ठीक है बच्चे। कारणवाचक में क्योंकि, जो कि, इसलिए कि, मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं जा सकता। ठीक है। उद्देश्यवाचक कि, जो, ताकि, तुम्हारी नौकरी लगी। ठीक है, तुम्हारी नौकरी लगवाई ताकि तुम हमारे क्या कर सको? पैसों से सहायता कर सको। ठीक है जी। संकेतवाचक जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ये किसके अंतर्गत आएंगे? संकेतवाचक। स्वरूपवाचक के अंतर्गत की, जो, अर्थात, यानी आ जाएगा और बढ़ जाएंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है जी। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यंजित होते हैं। क्या है? छी, ये कितना गंदा है, हाय ऐसा हो गया, ये किसके अंतर्गत आएंगे? तो आप कहेंगे किसके अंतर्गत? विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हाय, वह चला गया। ठीक है। इस अव्यय के निम्न उपभेद कौन से? चलिए जान लेते हैं। देखो इसके बारे में, इनके उपभेद के बारे में तो आपको जानना है इसके कितने उपभेद हैं, है ना, विस्मयादि बोधक के। तो इसके भी कुछ उपभेद हैं, कौन कौन से हैं? तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे। पहला हर्षबोधक, क्या होता है? हर्षबोधक। ठीक है बच्चे। दूसरा शोक बोधक, शोक बोधक। तीसरा आ जाते हैं आश्चर्य बोधक, आश्चर्य बोधक, जहां आश्चर्य उत्पन्न हो जाता है। ठीक है जी। अरे रामलाल का लड़का लग गया। ठीक है। स्वीकार बोधक, जहां स्वीकृति मिल जाती है। ठीक है जी। स्वीकार बोधक। आगे अनुमोदन, अनुमोदन बोधक, अनुमोदन बोधक। ठीक है, अनुमोदन किया जाता है। आगे आते हैं, क्या है जिसमें आप कहेंगे क्या भाई? तिरस्कार बोधक कह सकते हो ना, तिरस्कार बोधक, जहां पे क्या कर, तिरस्कार कर दिया जाए। आगे आ जाइए, क्या कहेंगे? संबोधन बोधक, संबोधन बोधक, ये तो आप पढ़ते हैं ना। ठीक है जी, संबोधन बोधक। अब देखो, जब आप कहते हो हर्ष बोधक तो यहाँ पे क्या है? हर्ष वाला पॉइंट आ जाता है। ठीक है, क्या क्या हो गया? वाह, और विस्मयादि बोधक चिन्ह इसमें लगा देते हैं। वाह, तो ये क्या है? आप कहेंगे हर्ष बोधक पॉइंट हो जाता है। कैसा हो जाता है? हाँ जी, क्या आ जाए? शाबाश, शाबाश। ठीक है, क्या हो गए? धन्य हो गए हम। क्या हो गए जी? धन्य हो गए हम। तो इन चीजों का ध्यान रखना है और इनके को याद रखना। आदि बोधक चिन्ह लगता है। शोक बोधक की बात करते हैं, जब शोक बोधक की बात करते हैं तो किस तरह का? हाय, हाय, आह ऐसा हो गया, है ना? तो क्या बोलते हैं? हाय ऐसा हो गया, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए था, आह, इस तरह से। ठीक है। आश्चर्य की बात जब होती है, अब इसमें क्या होता है जब आश्चर्य की बात होती है ना? आश्चर्य की जब बात होती है तो उसे ऐसा हो गया, रामलाल का लड़का लग गया, आश्चर्य की बात है, वो तो पढ़ता भी नहीं था। ठीक है, तो इस तरह की बातें होती हैं, वो किसमें आ जाएंगी? आश्चर्य बोधक के अंतर्गत आ जाएंगी, जिनको आप ए करके बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं? ए, क्या ऐसा संभव है? क्या, है ना? एकदम बोल देना। देखो एक तो नॉर्मली क्या, है ना, क्या ऐसे हो गया, है ना? बस यही चीजें। स्वीकार बोधक की जब बात करते हैं तो जहां स्वीकृति मिल जाती है वो स्वीकार बोधक में आ जाता है, जिसमें आप हाँ या जी हाँ कह के स्वीकृति दे देते हैं, है ना? स्वीकृति दे देते हैं, हाँ, या आप क्या कह देते हैं? जी। ठीक है जी, ठीक। अनुमोदन वाली बात जब आती है, जब अनुमोदन की बात आती है तो आप क्या कहते हैं? आप उसमें कह देते हैं ठीक है, अच्छा, है ना? क्या कहेंगे? ठीक, क्या कहेंगे? अच्छा। ठीक है बच्चा, ठीक है जी। तिरस्कार वाली जब बात आ जाए, जब तिरस्कार वाली बात आएगी तब क्या कहेंगे? तो तिरस्कार में आप कहेंगे छी, हट, है ना? क्या कहेंगे? छी, क्या कहेंगे? हट, इस तरह से। ठीक है बच्चे, ठीक है जी। अब बताइए, क्या कोई चीज समझ में नहीं आई? हाँ, धिक्कार वाला पॉइंट भी आ जाता है, धिक। ठीक है, धिक्कार वाला भी आता है। संबोधन की बात करें
क्या करते हैं, संबोधन की बात करें तो आप तो इसको पढ़ ही चुके हैं, अरे रे अजी, है ना, क्या बोलते हैं इसको, अरे, किसी को बुलाना है ना, अरे रे, है ना, इस तरह से। तो ये किसका हो गया, तो आप कहेंगे ये आपका हो गया है जिसमें से आप पढ़ रहे थे समुच्चय बोधक के अंतर्गत। आगे देखिए, तो ये समुच्चय बोधक के अंतर्गत रख दिया, नहीं किसका था, विस्मयादि बोधक, ये हो गया है विस्मयादि बोधक के अंतर्गत। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्या जो हमसे इसमें टाइपिंग में रह गया है और उसको आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिसे बोलते हैं निपात। ठीक है बच्चे, जिसे क्या बोलते हैं, निपात बोलते हैं, निपात। ये निपात ऐसे होते हैं कि यहाँ पे कहा जाए कि प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, 9 थी इनकी संख्या जी, ठीक है, इनकी संख्या तो 9 थी। अब देखो, अब क्या है इसके अंतर्गत, तो मूलतः निपातों का प्रयोग क्या है, अव्ययों के लिए होता है ना, ये शुद्ध अव्यय नहीं होते, बस इतना फर्क है। अब इसमें क्या चीज है, ये देखिए पॉइंट ऐसे ही है जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे थे उसी के अंतर्गत, ठीक है। देखो, नंबर 1 की बात करते हैं, नंबर 1 की बात करते हैं, इसमें जो पॉइंट आता है स्वीकृति बोधक पहला पॉइंट होता है, इसमें निपात 2 प्रकार के, ठीक है, तो क्या कहेंगे, स्वीकृति बोधक, ठीक है, क्या है, स्वीकृति बोधक हो गया। आगे आते हैं, स्वीकृति किस क्या है, जहां स्वीकृति मिल जाएगी वो स्वीकृति बोधक है ना, नकार बोधक, अब नकार बोधक है तो जहां क्या कर देंगे, नकार देंगे बातों को, ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं जिसमें क्या आता है, निषेधात्मक, निषेधात्मक, जिसमें एकदम क्या हो जाता है, ना, ठीक है। आगे आते हैं और जिसकी बात करेंगे आप, क्या, प्रश्न बोधक, क्या आ जाएगा बच्चे, प्रश्न बोधक, प्रश्न बोधक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रश्न बोधक हो जाएगा, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं और आगे जो पॉइंट रहेगा उसके अंतर्गत क्या रखेंगे, तो आप कहेंगे उसमें आ जाएगा आपका विस्मयादि बोधक, क्या आ जाएगा बच्चे, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक, दी बोधक, ठीक है जी, हाँ, जो अभी आप पढ़ के आए हैं। आगे आ जाइए, आगे आपको जो बात करनी है वो किसकी रहेगी, तो आप कहेंगे तुलना बोधक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुलना बोधक, तुलना बोधक। अभी निपातों की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, निपातों की चर्चा कर रहे हैं। अगला जो पॉइंट रहेगा आपका क्या रहेगा, आदर बोधक हो जाएगा, आदर बोधक, ठीक है जी, आदर बोधक हो गया। अब जो बल, क्या है, बल प्रदाय, बल प्रदाय बोधक, जहां पे बल दिया जाता है। अब ज्यादातर इस पॉइंट से तो आता ही है, बल प्रदाय बोधक के अंतर्गत तो आता ही आता है, ठीक है। 9वां जो रह जाता है वो आपका बन जाता है अवधारणा बोधक, क्या होता है, अवधारणा बोधक, ठीक है बच्चे, ठीक है जी। अब देखो, आपको जो चीजें समझनी है वो ये समझनी है इसमें कि स्वीकृति बोधक में आप क्या कहने वाले हो, भाई सीधी सी बात है, जब आप स्वीकृति देते हो या नकारते हो तो क्या करोगे, तो स्वीकृति में आप क्या कहने वाले हो, स्वीकृति में आप कहोगे हाँ, ठीक है ना। नकारात्मक, नकार बोधक, उसमें क्या कहोगे आप, ना, नहीं, ठीक है जी, ठीक है। तो स्वीकृति में आप कह दोगे हाँ, आपने स्वीकृति दे दी, ठीक है। नकार में आप कह दोगे ना या आप कहोगे नहीं, ठीक है जी। आगे आप जब बात करते हैं किसमें आ जाएगा, निषेधात्मक में, इसमें निषेध में हो जाएगा मत, ऐसा मत करना, ठीक है जी। प्रश्न बोधक की जब बात करते हैं तो प्रश्न बोधक में क्या आता है, तो आप तो समझ ही गए ना, क्या आता है प्रश्न में, आप क्या करोगे, क्या, प्रश्न में क्या करोगे, आप कहोगे क्या, कहेंगे क्या करेंगे, क्या करेंगे, और फिर आ जाता है आपका क्या, विस्मयादि बोधक, और जब विस्मयादि बोधक की बात होती है तो उसमें आपको क्या करना है, तो आप कहेंगे कि उसका हो जाता है काश, क्या कह देंगे, काश ऐसा होता, कैसा होता, काश ऐसा होता। तुलना बोधक की जब बात करते हैं तो दो व्यक्तियों के बीच में तुलना कर दें, दो लोगों के बीच में तुलना कर दें तो तुलना बोधक हो जाता है कि तुम सा नहीं देखा, सा, ठीक है जी। आदर बोधक की बात करते हैं तो जब आधार बोधक की बात होती है तो आदर के लिए आप क्या कहोगे, तो आदर क्या आप कहोगे, सम्मान में जो आप बात रखोगे ना, मैंने आपसे कुछ कहा आप कहेंगे जी, क्या बोलोगे, जी। बल प्रदाय बात करते हैं, जब बल प्रदाय की आती है और ज्यादातर जो परीक्षा में पूछा जाता है ना, बल प्रदाय से पूछा ही जाता है, इसके अंतर्गत जो पॉइंट आते हैं ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट तो आप इसको ही रखेंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको ही रखेंगे बल प्रदाय के अंतर्गत। और इसमें आ जाते हैं आपके, तो आप कहेंगे तो ही भी तक भर, ठीक है, तो ही भर तक, ठीक है, मैं रात भर सोता रहा, रात भर, मैं तो जाऊंगा, मैं जाऊंगा, और मैं तो जाऊंगा ही, तो ये क्या है, तो आप कहेंगे बलप्रद, यानी कि अपनी बात पर जोर डाल देना, क्या आएगा, आप कहेंगे निपात के अंतर्गत आता है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, ठीक है। हाँ, अब इसका कुछ और भी पॉइंट, हाँ, जैसे सिर्फ, जैसे क्या है, सिर्फ केवल,
सिर्फ और केवल, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चे, ये आपको याद रखना है। मैं सब्जी लेने जाऊंगा, मैं ही तो सब्जी लेने जाऊंगा। कौन जाएगा? मैं ही। ठीक है, कौन जाएगा? मैं ही तो जाऊंगा सब्जी लेने। ही क्या? मैं सब्जी लेने जाऊंगा, एक नॉर्मल वाक्य। और मैं ही सब्जी लेने जाऊंगा, इसका मतलब है कि बल दिया मैंने कि मैं ही जाऊंगा सब्जी लेने। ठीक है बच्चा, ठीक है जी। अवधारणा बोधक के अंतर्गत आप इसमें लिख सकते हैं, अवधारणा की जब बात आती है तो ठीक है, करीब है, लगभग है। ठीक है, ठीक, करीब और लगभग कह सकते हैं, कैसे हैं? लगभग। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया आपका यहाँ पे पूर्ण। ठीक है, अब आपके यहाँ पे हो जाते हैं समाप्त। इनके जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।